हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 4 सेमेस्टर में हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस और आप इसका एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में और आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है और आपका जो पेपर है रिटन होने वाला है, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मात्र इस एक वीडियो से आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। पिछले 4 से 5 सालों के एग्जाम के पेपर को देखने के बाद जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुआ है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होती है। देखिए, आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आपके 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स की पूरी क्लासेस करा चुकी हूँ और प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उस पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता बल्कि निजी स्वामित्व होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है पूंजीवादी और समाजवादी यानी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होती है। इसमें सरकार और निजी उद्यम मिलकर उत्पाद, वितरण और सेवाओं का संचालन करते हैं। सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रेल, रक्षा और बिजली पर नियंत्रण रखती है, जबकि निजी क्षेत्र जो होते हैं व्यापार और उद्योग चलाते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा देना होता है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। तो ये पूरा टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैं आपकी यूनिट्स को कंप्लीट करवा रही थी, तो आप वहाँ चेक करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए, आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक दर से आप क्या समझते हैं। बैंक दर आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है। बैंक दर, जिसको इंग्लिश में बैंक रेट कहते हैं, ये वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यानी देखिए, बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और आरबीआई जो होता है, अदर जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको ऋण देता है। यह देश की मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उपकरण होता है। बैंक दर बढ़ने पर ऋण महंगा हो जाता है और बाजार में धन की मात्रा कम होती है, जबकि बैंक दर जब घटता है तो ऋण भी सस्ता हो जाता है और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना होता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई बैंकिंग का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ई बैंकिंग वह सुविधा होती है जिसके माध्यम से ग्राहक इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं, उसको ई बैंकिंग कहते हैं। यानी इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से जितनी भी बैंकिंग सेवाएं होंगी उनका उपयोग करेंगे। और आज का टाइम तो ई बैंकिंग का टाइम है। आजकल तो आप फ़ोन पर बैठे ही पैसे मंगा सकते हो, पैसे भेज सकते हो। इसके द्वारा लोग घर बैठे धन हस्तांतरण कर लेते हैं, बैलेंस जांच कर लेते हैं, बिल भुगतान कर लेते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं और खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ आप पैसा भेज रहे हो। आप ऑनलाइन अपने अकाउंट में पैसा मंगा सकते हो, आप ऑनलाइन पैसा भेज सकते हो, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे की सहायता से आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हो। घर बैठे ही बैंक भी आपको नहीं जाना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में टोटल बैलेंस कितना है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ई बैंकिंग है। ई बैंकिंग समय और श्रम की बचत करती है, टाइम भी बचता है। आप टाइम निकाल कर जाएंगे बैंक, लेकिन वही काम आप घर बैठे आप कर सकते हो, तथा बैंकिंग कार्यों को सरल और तेज भी बनाता है। आज के डिजिटल युग में ई बैंकिंग का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है।
आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक से आप क्या समझते हैं। व्यापारिक बैंक देखिए जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको कॉमर्शियल या वाणिज्यिक बैंक भी कहा जाता है। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे वाणिज्यिक बैंक से आप क्या समझते हैं और आप कहेंगे यार हम तो पढ़कर आए थे व्यापारिक बैंक, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपको एक एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है और हम हर वीडियो में आपके लिए कॉमन सी जो चीज़ें होती हैं बताते रहते हैं, ताकि आप ये जान जाएं कि एक ही शब्द के लिए अलग अलग शब्दों से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे व्यापारिक बैंक क्या है, वाणिज्यिक बैंक क्या है या कॉमर्शियल बैंक क्या है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो जनता से धन जमा करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। जैसे कि आप लोग बैंक में जाते हो, अपना पैसा जमा करते हो, अपना ही पैसा निकाल सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो। ये बचत खाता, चालू खाता, धन हस्तांतरण और अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना तथा व्यापार और उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक व्यापारिक बैंकों के उदाहरण हैं। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है ये भी व्यापारिक बैंक है और इस तरीके से बहुत सारे बैंक हैं जो व्यापारिक बैंक हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। कर यानी टैक्स क्या होता है। सारी चीज़ें आप लोग अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर से अभिप्राय उस अनिवार्य धनराशि से होता है जिसे सरकार नागरिकों, व्यापारियों या संस्थाओं से देश के प्रशासन और विकास कार्यों के लिए वसूल करती है। ये राशि जनता को सीधे किसी विशेष लाभ के बदले नहीं दी जाती, बल्कि इसका उपयोग सार्वजनिक सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, बिजली, सुरक्षा तथा परिवहन आदि के विकास में किया जाता है। कर जो है सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता है। इसके द्वारा सरकार आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करती है तथा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। आयकर जो है सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर यानी जिसको जीएसटी कहा जाता है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। यानी कि टैक्स में जीएसटी आता है, इनकम टैक्स आता है, सीमा शुल्क आता है और मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साख नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साख नियंत्रण क्या होता है, जिसको क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। साख नियंत्रण से अभिप्राय उन उपायों से है जिनके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देशों में बैंक द्वारा किए जाने वाले ऋण और साख की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को संतुलित बनाए रखना, महंगाई और मंदी को नियंत्रित करना तथा आर्थिक स्थिरता स्थापित करना। जब बाजार में धन की मात्रा अधिक हो जाती है तब आरबीआई साख को कम करता है। और जब धन की कमी हो जाती है तब साख बढ़ाने का उपाय आरबीआई करता है। बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर तथा खुले बाजार की क्रियाएं इसके प्रमुख साधन हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वित्त से क्या आशय है, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। सार्वजनिक वित्त जिसको पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है, इसका मतलब है कि सरकार की आय, व्यय, कर तथा ऋण संबंधी कार्यों से, यानी कि सार्वजनिक वित्त का अभिप्राय सरकार की आय, व्यय, कर तथा ऋण संबंधी कार्यों से होता है। और सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि सरकार किस प्रकार धन प्राप्त करती है और उसे जन कल्याण के लिए तथा विकास के लिए और उन धन को जन कल्याण तथा विकास कार्यों में कैसे खर्च करती है। सार्वजनिक वित्त किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण भाग होता है। मतलब किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग सार्वजनिक वित्त होता है। आइए अब इसके उद्देश्यों को देखते हैं।
इसका पहला उद्देश्य अब हो जाएगा देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य है इसका कि जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करना। सार्वजनिक वित्त का तीसरा उद्देश्य है रोजगार के अवसर बढ़ाना। चौथा उद्देश्य है महंगाई और मंदी पर नियंत्रण रखना। पांचवा उद्देश्य देखिए है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। छठवां उद्देश्य है सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करना। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी है ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। केंद्रीय बैंक क्या होता है? केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, वो भी नोट्स के साथ मैंने वीडियो बनाई थी ताकि आप लोग नोट्स के थ्रू अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। जिन बच्चों ने देखा होगा उनकी तैयारी तो होगी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है ये वीडियो उनके लिए 100% इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये देश की मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है और केंद्रीय बैंक मुद्रा का निर्गमन करता है, यानी कि पैसों का, जैसे कि जो नोट होते हैं आप जानते हैं, मुद्रा जो मनी होती है हमारे भारत में, उसका निर्गमन कौन करता है, कौन इशू करता है? मनी को भारत में केंद्रीय बैंक RBI करता है और देश में मुद्रा की मात्रा को संतुलित भी बनाए रखता है। यह सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, यानी कि सेंट्रल बैंक को, RBI को हमारे भारत में सरकार का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है और अंतिम ऋणदाता के रूप में ये बैंक कार्य करता है। केंद्रीय बैंक जो है शाख नियंत्रण के माध्यम से महंगाई और मंदी को नियंत्रित करता है। ये जो बैंक दर है खुले बाजार की क्रियाएं तथा नगद आरक्षित अनुपात जैसे उपायों का भी उपयोग करता है। विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण तथा आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक आर्थिक विकासों और वित्तीय स्थिरता का आधार माना जाता है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए यूनिट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जो प्लेलिस्ट में ऐड है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज मनी मार्केट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। मुद्रा बाजार वह बाजार होती है जहां अल्पकालीन धन तथा वित्तीय साधनों का लेन देन किया जाता है। इसमें सामान्यतः 1 वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए ऋण दिए और लिए जाते हैं, यानी कि मुद्रा बाजार ऐसी बाजार होती है जहां पर कम टाइम के लिए वित्तीय साधनों का लेन देन किया जाता है। यहाँ 1 साल या उससे कम के टाइम के लिए ऋण दिया और लिया जाता है। ये बाजार व्यापारिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच कार्य करता है। मुद्रा बाजार का मुख्य उद्देश्य होता है अल्पकालीन धन की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा अर्थव्यवस्था में तरलता बनाए रखना। इसमें ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी तथा प्रमाण पत्र जमा जैसे साधनों का उपयोग किया जाता है। यह देश की वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि मुद्रा बाजार में कम टाइम के लिए व्यापार के लिए लोन वगैरह दिया जाता है और लिया जाता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आएगा। मुद्रा मूल्य से आप क्या समझते हैं? मुद्रा मूल्य का वर्णन कीजिए। मुद्रा मूल्य, जिसको कि वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है, इससे अभिप्राय है मुद्रा की क्रय शक्ति से। क्रय शक्ति का मतलब हम कोई भी चीज़ जब मार्केट में जाते हैं, चाहे कोई खाने पीने की चीज़ हो, ओढ़ने पहनने की चीज़ हो, या कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, यानी कि कुछ भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ खरीदने के लिए आपको रुपए देने पड़ते हैं, बिल्कुल देने पड़ते हैं। तो वही होता है कि मनी की क्रय शक्ति। देखते हैं, मुद्रा मूल्य से अभिप्राय मुद्रा की क्रय शक्ति से, अर्थात एक इकाई मुद्रा से कितनी वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य उस क्षमता को दर्शाता है जिसके द्वारा वह वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कर सकती है। यानी कि मार्केट में आपने कोई सामान देखा जो 100 रुपये का है, चलिए मान लीजिए कि कोई किताब है जो 100 रुपये की है, मगर आपके पास 90 रुपया है, तो अब 90 रुपये में वो क्रय शक्ति नहीं है जो उस किताब को खरीद सके। ठीक है, 90 रुपये की किताब होगी तो वो खरीद लेगा, 10 रुपये की कमी है
और अगर 100 रुपये की किताब है और आपने 100 रुपये आपके पास आपके है तो आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि वो उसकी क्रय शक्ति है। यानी कि क्या होता है, मुद्रा मूल्य उस क्षमता को दर्शाता है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु और सेवा का विनिमय कर सकती है। यदि कम धन से अधिक वस्तुएं खरीदी जा सके तो मुद्रा का मूल्य अधिक माना जाता है। यानी कम पैसे से अगर आप ज़्यादा कोई भी सामान खरीदते हैं तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो अधिक है। और यदि आप अधिक धन देकर भी कम वस्तुएं प्राप्त करते हैं तो मुद्रा का मूल्य कम माना जाएगा, क्योंकि कभी कभी मार्केट में कोई सामान बहुत महंगा हो जाता है तो उसके लिए आपको अधिक रुपए देने पड़ते हैं। जब आप अधिक रुपए देकर कम सामान प्राप्त करते हैं तो मुद्रा का मूल्य कम माना जाता है। मुद्रा का मूल्य सीधा संबंध मूल्य स्तर से होता है। जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, और जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो क्या होता है, मुद्रा का जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, और जब क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो वस्तु का मूल्य घट जाता है। इसके विपरीत क्या है, मूल्य स्तर घटने पर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार मुद्रा मूल्य जो है अर्थव्यवस्था की स्थिरता और महंगाई की स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण आधार होता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। करापात से आप क्या समझते हैं या करापात से क्या अभिप्राय है। करापात से अभिप्राय उस व्यक्ति या वर्ग पर पड़ने वाले वास्तविक कर भार से है जो अंततः कर का बोझ वहन करता है। कई बार सरकार जिस व्यक्ति से कर वसूल करती है वास्तविक भार उसी पर नहीं पड़ता, बल्कि वह इसे किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित कर देता है। उदाहरण के लिए उत्पादक सरकार को कर देता है, लेकिन वस्तु का मूल्य बढ़ाकर उसका भार उपभोक्ताओं पर डाल देता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति पर कर का अंतिम भार पड़ता है उसे करापात कहा जाता है। अर्थशास्त्र में करापात का अध्ययन कर भार के वितरण और उसके प्रभाव को समझने के लिए किया जाता है। आई होप कि आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार वीडियो को फिर से सुनिए। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, उदाहरण के लिए क्या है, उत्पादक जो है सरकार को कर देता है। अब जो उत्पादक है, जो वस्तु का निर्माण कर रहा है, उसने तो सरकार को टैक्स भर दिया, लेकिन जब उस वस्तु को बेचने की बारी जब आई तो क्या हुआ, अब उसको जब बेचेगा तो ग्राहक उसको खरीदेगा, ग्राहक जो उपभोक्ता होगा वो खरीदेगा। तो अब उसी उपभोक्ता के ऊपर कर का भार डाल दिया जाएगा, क्योंकि उत्पादक ने ऑलरेडी कर दिया है सरकार को, तो वो उसको वसूलेगा कहीं ना कहीं से। तो कहाँ से वसूलेगा, उपभोक्ताओं से। तो वो अपने वस्तु का मूल्य बढ़ा कर लेगा, जो खरीदने वाला है वो ज़्यादा रुपए पैसे देगा, तब उसको वो वस्तु प्राप्त होगी। तो इस तरीके से उत्पादक ने जो कुछ सरकार को दिया था टैक्स, वो अब ग्राहकों से, उपभोक्ताओं से वसूल लेता है। तो कर का अंतिम भार जिसके ऊपर पड़ता है वो ग्राहक है, तो उसी को करापात कहा जाता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विधातुमान से आप क्या समझते हैं। द्विधातुमान के बारे में भी सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपके सिलेबस में 8 यूनिट है और 8 यूनिट को मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। द्विधातुमान एक ऐसी मौद्रिक व्यवस्था होती है जिसमें मानक मुद्रा के रूप में 2 धातुओं यानी सोना चांदी का प्रचलन करता है, जिनका स्वतंत्र रूप से टंकण होता है। दोनों मुद्राओं में असीमित विधि ग्राह्यता, लिखित तथा धात्विक मूल्य पाया जाता है। दोनों में विनिमय के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। ये 100% गारंटी है, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मुद्रा के बारे में तो प्रश्न आना ही आना है। मुद्रा के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के कार्य, सब कुछ, मुद्रा की उत्पत्ति सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मुद्रा एक प्रकार का प्रपत्र है जो विनिमय कार्य के करने के साथ साथ मूल्य संचय एवं मूल्य गणना का भी कार्य करता है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण तथा मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जाता है तथा जिसके रूप को सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है, जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। अगला है ग्रेशम का नियम क्या है। इसको भी मैं लॉन्ग में पूरा पढ़ा चुकी हूँ। ग्रेशम के नियम पर भी वीडियो अपलोड है, मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है हर एक टॉपिक पर, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ग्रेशम का नियम
जो होता है, ये जो नियम है, इसका नाम पड़ा है सर थॉमस ग्रेशम के नाम पर, क्योंकि इन्होंने ही ग्रेशम का नियम प्रतिपादित किया था। तो सर थॉमस ग्रेशम के नाम से ग्रेशम का नियम प्रचलित है, जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वित्तीय सलाहकार थे। यानी कि सर थॉमस ग्रेशम जो थे, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के वित्तीय सलाहकार थे। इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने बताया कि यदि किसी देश में अच्छी और बुरी यानी घटिया दो प्रकार की मुद्राएं साथ साथ प्रचलन में हो, जैसे आप कुछ नोटों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, जैसे आप 50 का नोट देखें या 100 का नोट देखें, 200 का नोट देखें, 500 का नोट देखें, कुछ बहुत पुराने हो जाते हैं, मतलब एकदम पुराना हो जाता है। और फिर मार्केट में आप कुछ ऐसे नोट भी देखते हैं जो एकदम अभी क्या होता है, नया होता है, एकदम चमकता रहता है, एकदम नया होता है। तो इस तरीके से जब मार्केट में, बाज़ार में अच्छी और बुरी दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ प्रचलन में होती हैं, तो घटिया मुद्रा जो होती है, जो बुरी मुद्रा होती है, वो बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति रखती है, और इसी को ग्रेशम का नियम कहा जाता है। जैसे अगर आपके पास भी 500 का दो नोट है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक नोट जो है 500 का, वो आपके पास एकदम नया नोट है, जैसे लग रहा हो कि अभी एकदम नया है, और एक नोट 500 का जो आपके पास है वो एकदम पुराना लग रहा है, यानी कि बहुत पुराना लग रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम से मार्केट में चल रहा है। तो सबके हाथों में जब नोट जाते हैं धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, आप देखते ही ये थोड़ा सा फट जाएगा या कुछ भी इस तरीके से। तो अगर आपके पास दो अच्छे नोट, एक अच्छा नोट है, एक बुरा नोट है, मतलब पुराना नोट है, तो आप पहले अगर कोई सामान खरीदने जाओगे तो आप वही पुराना वाला ही 500 का नोट दोगे ना, ऐसा होता है। तो यही कहा जाता है ग्रेशम का नियम। सर थॉमस ग्रेशम ने कहा कि जब दो प्रकार की मुद्राएं अच्छी और बुरी मार्केट में हो, देश में चल रही हो, तो घटिया यानी बुरी मुद्रा में एक शक्ति होती है, एक प्रवृत्ति होती है कि वो बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। लोग अच्छी मुद्रा को अपने पास ही रख लेते हैं और बुरी मुद्रा को बाजार में चलाते रहते हैं। इस तरीके से मार्केट से नई मुद्रा निकल जाती है और पुरानी मुद्रा चलती ही रह जाती है। यानी पुरानी का मतलब घटिया, पुरानी, बुरी मुद्रा जो नई रहती है वो लोग रख लेते हैं अपने पास, नया वाला नोट जो होता है एकदम चमकता रहता है। तो ग्रेशम के इस कथन को ही ग्रेशम का नियम कहा जाता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको आपके यूनिट्स में पढ़ाया था। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है देखकर पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप कि आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। इकोनॉमिक्स के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, कम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।